तो नया चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपका काफी लेंदी चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, काफी सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसे बहुत कायदे से पढ़िएगा। तो इक्विलिब्रियम, बेसिकली इक्विलिब्रियम के लिए हम ये समझेंगे सबसे पहले कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ने का अभी रीजन आपको समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ी सी आगे जाकर इस बात का आपको जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप की आपकी रिएक्शन होती है। अरे यार, रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये गायब क्यों हो जा रहा है? अरे दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्या कोई मुझे बताएगा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? शिफत, व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? पाल साहब, यादव जी, बताओ। विच कैन बी रिवर्स्ड, मतलब बैक गियर होता है इसमें, कैसे डिफाइन करेंगे प्रॉपर्ली? वेरी गुड, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट बना सकें उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने यहाँ पर आइस ली है और इस आइस से हम बना रहे हैं वाटर, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी? कैसे होगी? रिवर्सिबल, क्योंकि रिएक्टेंट से हम क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट। देखो बेटा, दुनिया में ऐसा कुछ कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट ना बन पाए। जैसे आप लोग के बहुत सारे वो आएंगे एग्जाम्पल आएंगे, तो इसका मतलब सारी रिएक्शन क्या होती है? क्या रिवर्सिबल होती है? जैसे आप कहोगे कि सर आपने कागज जला दिया, तो कागज जला दी तो वापस कागज कैसे बनाओगे? कागज किससे बनता है? कार्बन से बनता है। और हमने जलाया तो भी हमें क्या मिला है? कार्बन मिला है। उस कार्बन को हम लेकर वापस कागज भी बना सकते हैं, उसकी भी प्रोसेसेस होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई दही है, हमने दूध का दही जमा दिया, आप कहोगे दूध बना के दिखा दो। दूध का पाउडर बनता है कि नहीं बनता है? दही में क्या हो गया? उसका पीएच बढ़ गया, एसिड बन गया उसका। हमें उसके एसिड को गायब करना है ना? तो उसके एसिड ग्रुप को हम वहां से हटा सकते हैं, उसके पीएच को चेंज कर सकते हैं, और फिर तमाम केमिकल रिएक्शन कराकर वापस हम उसमें आपका उसे वापस दूध बना सकते हैं, उसका पाउडर बनाकर हम वापस उसे दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो उन सारी बातों को छोड़ो। आपने ये कहा है कि ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। ठीक है, मेरा कहना यह है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी रिवर्सिबल की डेफिनेशन ही गलत है। क्या गलत है? आपने क्या कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना सके और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सके। बात समझ आई है? ये डेफिनेशन ही गलत है। कैसे गलत है जरा समझना। रिवर्सिबल रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अंडर सेम सेट्स ऑफ कंडीशन, सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में अगर ये रिएक्शन दोनों साइड जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है अंडर सिमिलर सेट्स ऑफ कंडीशन, तो हम इसे रिवर्सिबल कहेंगे, वरना हम इसे रिवर्सिबल नहीं कहेंगे। जैसे हमने ये बोला HCl प्लस NaOH, हमने इसे मिलाया तो क्या बन गया भाई? NaCl बन गया और क्या बन गया? H2O बन गया। सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में क्या NaCl को पानी में डालोगे तो क्या HCl और NaOH बन जाएगा?
अगर ये बन रहा होता, अगर सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में अगर ये यहां जा रही होती, तो भाई एक बार बताओ, पानी में नमक डालकर आप नहीं पी पाते, उसमें एसिड और बेस दोनों आ जाता कि नहीं आ जाता? तो सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में ये पीछे नहीं जाती है ना, तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है। ऐसे ही आपने बर्फ को यहां रखा तो वो अपने आप ही पानी में कन्वर्ट हो गई, पर पानी को अगर आपको बर्फ में जमाना है तो आपको डिफरेंट सेट्स ऑफ कंडीशन चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको फ्रीजर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके अंदर रखोगे तब जाकर वह आपका वाटर किसमें, आइस में कन्वर्ट होगा। तो क्या ये सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में वाटर से आइस बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? इरिवर्सिबल है। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लूं, N2 + 3H2 gives 2NH3, हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये सेम सेट्स ऑफ कंडीशन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, और अमोनिया टूटकर क्या बना रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रही है। सेम सेट्स ऑफ कंडीशन में ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी चल रही है और ये बैकवर्ड भी चल रही है, दोनों डायरेक्शन में चल रही है, और दोनों डायरेक्शन में आपकी ये चल रही है, इसलिए आप इसे क्या कहोगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, सेम सेट्स ऑफ कंडीशन। ठीक है। तो रिवर्सिबल की डेफिनेशन यहां पर क्या हो गई है भाई, when reaction proceeds in both the direction, when reaction proceeds in both the direction, कौन से दोनों डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है। अंडर, ये बहुत जरूरी वर्ड है, अंडर सिमिलर सेट्स ऑफ कंडीशन, अगर ये नहीं लगाया आपने, सिमिलर सेट्स ऑफ कंडीशन, ठीक है, इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये वर्ड बहुत 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 जरूरी है बेटा, याद रखिएगा, अंडर सिमिलर सेट्स ऑफ कंडीशन। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने अंडर सेम सेट्स ऑफ कंडीशन, तो ही आप उसे रिवर्सिबल कहोगे, वरना ये डेफिनेशन बिल्कुल आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है। तो इरिवर्सिबल को क्या कहोगे, which requires different sets of condition, requires different sets of condition to proceed in both the direction, in both the direction। ठीक है। दोनों के लिए डिफरेंट डायरेक्शन लगे, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो अपने आप में क्या है, एक बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई है बेटा ये बात? ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी इसका एक एग्जाम्पल बताया है, एग्जाम्पल क्या बताया है, हेवर्स प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन, 2NH3। ठीक है। समझ में आ रही है बात? और इसका कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया HCl प्लस NaOH, एक एसिड और बेस को मिलाया और यहाँ सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। अब समझना बेटा, हम यहाँ इक्विलिब्रियम चैप्टर में किसे पढ़ेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ेंगे, मेन बात हमें ये यहां पर समझना है कि क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। ठीक है। तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन को कहां पढ़ेंगे, तो हम कहीं नहीं पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को। क्यों नहीं पढ़ेंगे, जरा समझना। देखो बेटा, हम कोई किसी रिएक्शन को क्यों कराते हैं, अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ इस चैप्टर का मोटिव क्या है, क्या मोटिव है, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये चीज समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। देखो बेटा, हम किसी भी चीज को बेसिकली हम एक रिएक्शन को क्यों कराते हैं, क्यों करा रहे हैं, रिएक्शन को कराने का मोटिव क्या है, हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, हमें प्रोडक्ट की चाह होती है, उस प्रोडक्ट के लिए तो रिएक्शन को कराते हैं कि भाई हमें प्रोडक्ट मिल जाए, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, हमें अमोनिया चाहिए भैया, हमें अमोनिया चाहिए, तभी तो हम ये रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाती है, कहां, फॉरवर्ड, कहां जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसके पूरे मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाते हैं,
और पूरा का पूरा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा। हमें प्रोडक्ट ही चाहिए था, तो फिर अब हम दिमाग क्यों लगाएं इसमें, हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। नेचर इस रिएक्शन को अपने आप कर रहा है, और अपने आप कर रहा है तो हम हमेशा पैसे उससे कमाते हैं जिसे नेचर नहीं कर रहा हो, यानी जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, हम हमेशा उसी से पैसे कमाते हैं और उन्हीं चीजों में दिमाग लगाते हैं। ठीक है, हम उन्हीं चीजों में दिमाग लगाते हैं जो नेचर नहीं कर रही है। जो नेचर कर रही है उसके लिए दिमाग क्या लगा। अब हम ऑक्सीजन बनाने के तरीके क्यों नहीं ढूंढते, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाँ, ऑक्सीजन को सिलेंडर में बनना है तो उसके लिए हम यहाँ पर सोचेंगे, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, नेचर उसे बना रहा है। तो ऐसे ही जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये अपने आप ही होकर क्या करती है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है और प्रोडक्ट इसमें अपने आप ही बन जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलेगी, तो आपको लगता है कि कभी ये रिएक्शन पूरी हो पाएगी, ये रिएक्शन कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, इसके रिएक्टेंट पूरे कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो इसका मतलब डिजायर्ड अमाउंट नहीं मिलेगा हमें प्रोडक्ट का हमें जितना पूरा अमाउंट चाहिए तो पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट हमारे लिए फेवरेबल है, हमें तो मेनली यहाँ पर प्रोडक्ट ही तो चाहिए, तो प्रोडक्ट हमारे लिए कैसा है, फेवरेबल है। तो हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि ये किस किस पे डिपेंड करता है, हम ऐसा क्या कर दें, हम ऐसा क्या कर दें कि ये रिएक्शन पूरी की पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए और बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। तो ये सारे फैक्टर्स को हम इस चैप्टर में पढ़ना, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। कौन सी, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। जरा एक चीज सोचो, आप और हम अगल बगल के रूम में रह रहे हैं, मेरे यहाँ बहुत सारी बुक्स रखी हुई, मुझे पढ़ने का शौक है, कोई मेहमान आता है तो उसके बैठने के लिए भी जगह नहीं, ठीक है। अब क्या है, बगल वाला रूम खाली, आप छुट्टी पर कहीं गए हुए, मैं पूरी बुक्स उठाकर फेंक दूंगा, तो क्या कोई रोकने वाला है। एक टाइम बाद में मेरे रूम में कोई भी बुक्स नहीं बची, कोई भी बुक्स नहीं बची, मैंने पूरी खाली कर दी, तो ये हो गया इरिवर्सिबल। पर अगर आप मौजूद हो और मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा भैया एक काम करूं, मैं क्या थोड़ी सी बुक्स फेंक दूं आपके पास में, मेहमान आ रहे हैं उनके बैठने के लिए जगह बन जाए, आप कहोगे सर रख दो कोई परेशानी नहीं है। मैंने यहाँ से बुक फेंकना स्टार्ट कर, अब मेरे मन में लालच आ गया, मैंने कहा जहां से ज्यादा जगह खाली कर लूं, क्योंकि ये बुक्स तो मैंने पढ़ ली है, जब कबाड़ी वाला आएगा तब मैं उसे बेचूंगा, ठीक है। तो मैंने बुक्स फेंकनी चालू कर दी, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी की जगह बनी, अब मैं फेंके जा रहा हूँ। अब आप परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर बस करो अब नहीं फेंको, ठीक है। पर मेरे मन में तो लालच है तो मैं फेंकता जा रहा हूँ, आपने दो तीन बार मना कर दिया, मैं नहीं मान रहा हूँ, तो आप भी उधर से एक दो बुक्स आप गुस्से में उठाकर फेंकना चालू करोगे कि नहीं, अरे सर रुक जाओ, मान ही नहीं रहो, दो तीन बार मैंने आपसे बोल दिया, मैं फिर भी फेंकता जा रहा हूँ बुक्स। तो अब आपकी गुस्सा बढ़ती जाएगी, आप भी उतनी तेजी से उस बुक्स को फेंकते जाओगे। समय के साथ में मैं थकता जा रहा हूँ, बुक्स फेंकने की स्पीड में समय के साथ में मैं थकता जा रहा हूँ, लेकिन आपकी गुस्सा बढ़ती जा रही है तो आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक टाइम वो आएगा कि हम दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और सेम हो जाएगी तो फिर अमाउंट बुक्स का क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, सेम नहीं होगा, जो भी अमाउंट है वो वहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर मेरे पास उस टाइम पर सपोज करो 200 बुक्स हैं और आपके पास में वहां 70 बुक्स पड़ी हुई हैं, तो अब वही पड़ी रहेंगी, वही बुक्स वहां पर पड़ी रहेंगी, चार मैं फेंक रहा हूं तो चार आप फेंक रहे हो, तो अब मेरे पास 200 और आपके पास 70, वही पड़ी रहेंगी। और बस ये वाली स्टेट जब आ जाती है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है, तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। तो इक्विलिब्रियम कहां आता है, जहां रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या कभी मेरी पूरी बुक्स खाली हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे ये रिएक्टेंट भी कभी पूरे खत्म नहीं हो पाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हम दिमाग लगा रहे हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसे हम कैसे ज्यादा से ज्यादा करा दें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बना दें। इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ये पूरा पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं दिमाग लगाऊंगा कैसे आपको मना लूं कि पूरी बुक्स रोज पूछूंगा कॉफी पियोगे, चाय पियोगे, मन में वही है, किताबें फेंक दूं, अरे बेटा टॉफी खाओगे, अरे बेटा चलो कहीं घूम आए, है ना। तो मैं उन फैक्टर्स को स्टडी करूंगा जिससे मैं तुम्हें प्लीज कर सकूं और मैं अपनी पूरे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हमेशा कहां देखने को मिलता है, इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन
reversible reaction. Equilibrium is present in reversible reaction. ठीक है भाई, तो मोटिव समझ में आ गया इक्विलिब्रियम को क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम वो फेवरेबल कंडीशंस को पहचान सकें जिससे हम पूरे पूरे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, और इसीलिए इसके अंदर सारी रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ा जाता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ होती है, तो देखो अगर एसिड्स में बात करें तो जितने भी वीक एसिड्स होते हैं वो सब रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं, वीक बेस होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं, जो वीक सॉल्ट्स होते हैं वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं। ये अभी अब मैं आपको हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट्स वगैरह समझाऊंगा पूरा, ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ एसिड और बेसिस और सॉल्ट से भी अलग रिएक्शंस होती हैं, जैसे ये अमोनिया वाली रिएक्शन होगी तो ये रिवर्सिबल होगी। तो अभी आपको धीमे धीमे करके ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जब एसिड और बेस की बात आती है तो वहां आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम का एक पार्ट होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसे भी आप यहाँ पर पढ़ो। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, मैंने क्या समझाया, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अगर एक कोई रिएक्शन हो, सुनना मेरी बात, अगर एक रिएक्शन चल रही है, क्या आप बता सकते हो उसमें इक्विलिब्रियम कब आया, क्या कोई उसका एक ऐसा लक्षण है जिसे देखकर आप बता सको कि हाँ सर इक्विलिब्रियम आ गया, नहीं, देखो अभी हाली आप बताओगे। हाँ बेटा, जितना रिएक्टेंट रहता है, एक बात समझना, एक वेसल के अंदर रिएक्शन हो रही है, अब कितना रिएक्टेंट है कितना प्रोडक्ट है वो हाथ उठा के थोड़ी ना बताएगा, रिएक्टेंट प्रेजेंट सर, प्रोडक्ट प्रेजेंट सर, उसका अलग कलर का हाथ होगा, क्या वो बताएगा आपको, तो आप कैसे पता लगाओगे, बात सही है कि नहीं है, समझ में आई है बात। तो देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इक्विलिब्रियम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय constancy इन ऑल प्रॉपर्टीज, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी प्रॉपर्टीज में कॉन्स्टेंसी आ जाती है। ठीक है, जरा समझना कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या होती है। जैसे सपोज करो हमने ये दो वेसल लिए, ठीक है, एक वेसल में हमने भर दिए यहां पर आयोडीन गैस, आयोडीन गैस का कलर कैसा होता है बेटा, तो ये होता है रेडिश, सॉरी वॉयलेट कलर, कैसा होता है, वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट कलर, ठीक है ना। और यहां मैंने भर दिया हाइड्रोजन गैस, ये कैसी होती है, कलरलेस। अब यहां मैंने डिफ्यूजन कराया, डिफ्यूजन यानी कि यहां पर एक बड़ा सा छेद कर दिया इसके अंदर, और ये मैंने डिफ्यूजन प्रोसेस कराया, तो यहां क्या होगा, होगा ये कि ये ऊपर वाला पोर्शन कलरलेस से थोड़ा थोड़ा इसमें कलर आता जाएगा, हल्का हल्का आएगा, और यहाँ जो ये डायरेक्ट आपका वॉयलेट था, ये वॉयलेट से वॉयलेट का कलर कैसा होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, होता रहेगा होता रहेगा। अब हाइड्रोजन गैस हल्की है उसके बाद भी नीचे आ रही है, आयोडीन गैस भारी है उसके बाद भी ऊपर जा रही है, और ये एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे, और ये चेंज होता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब चेंज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अब उसके बाद में कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब
अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। कैसा आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, ये कैसा आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। तो यहां पर दूसरी बात, अगर कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा किसी रिएक्शन में, इसमें तो नहीं, अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं उस रिएक्शन में टेम्परेचर वगैरह चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज होते होते जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, अब इक्विलिब्रियम आ गया, तो मतलब रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि हो नहीं रही है पर रिएक्शन चल रही है, लेकिन फॉरवर्ड में जितना चल रही है तो बैकवर्ड में भी उतना चल रही है। फॉरवर्ड में अगर वो हीट निकाल रही है तो बैकवर्ड में वो हीट ले रही है। फॉरवर्ड में अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में वो एंडोथर्मिक होगी। और जब दोनों का रेट बराबर हो गया तो जितनी हीट निकल रही उतनी हीट वो ले रही है, तो टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वेट भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और अगर जैसे यहां पर बात करी जाए किसकी, कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो वो भी क्या हो जाएगा? चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो कलर में चेंज, कांस्टेंसी आ जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। वेट में कोई चेंज नहीं होगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, सब चीजों में कांस्टेंसी आ जाती है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, सारी चीजों में क्या आ जाती है? कांस्टेंसी आ जाती है। किस पर? इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम को अपन ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी? एग्जाम्पल मैंने बोला है, कलर, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, इन सब में क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंसी आ जाएगी। ये सारी चीजें चेंज होना बंद हो जाएंगी। समझ में आई ये बात? क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखना इक्विलिब्रियम से एक बात, इक्विलिब्रियम को ये कहा जाता है, इसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं कि इट इज डायनेमिक। इट इज डायनेमिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? ये है ड्रॉबैक इक्विलिब्रियम का, ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप बट रिएक्शन इज गोइंग ऑन। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम बुक्स फेंक रहे थे, मेरे पास 200 हैं, आपके पास 70 बुक्स हैं, इक्विलिब्रियम आ गया। कोई एक बंदा लौट कर आया, उसने हम लोग को बुक्स फेंकने के पैसे दिए, लौट कर आया, मेरे पास 200 हैं, आपके पास 70। 1 घंटे बाद आया, तब भी मेरे पास 200 है और इसके पास में 70 है। 2 घंटे बाद आया तो भी इतने, 4 दिन बाद आया तो भी इतने। तो वो कहेगा भाई तुम लोग बुक्स फेंक ही नहीं रहे, हम पैसे नहीं दे रहे। हम लोग कह रहे नहीं, हम लोग बुक्स फेंक रहे हैं, लेकिन हम लोग का फेंकने का रेट कैसा है? सेम है, बराबर है। इसलिए रिएक्शन कैसी लग रही है? रुकी हुई लग रही है। जैसे देखो आप शुगर घोलते हो पानी में, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। सैचुरेटेड के बाद में क्या होगा? आपने जो शुगर डाली है वो नीचे सेटल हो जाएगी, अब वो उसमें और नहीं घुलेगी। तो आपको लगता है अब और नहीं घुल रही है, पर ऐसा हो नहीं रहा। उसकी जो डिसॉल्व्ड शुगर है वो फिर से आपकी सॉलिड बनकर, प्रेसिपिटेट बनकर नीचे गिर रही है, और जो सॉलिड शुगर है वो फिर से आयन बनकर, मतलब आयन तो नहीं बनती है, वो फिर से उसके अंदर क्या हो जा रही है? डिसॉल्व हो जा रही है। वो फिर से उस पानी के अंदर क्या हो जा रही है? डिसॉल्व हो जा रही है। तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम उसमें चल रहा है और ये डायनेमिक है, तो इस वजह से वहां पर जो भी उनका कंसंट्रेशन है वो उतने का उतना बना हुआ है, और जब उतने का उतना ही कंसंट्रेशन यहाँ पर बना हुआ है तो वहां पर हमें क्या लगा कि जैसे रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? डायनेमिक होता है। ठीक है, तो इट इज डायनेमिक। और डायनेमिक का मतलब रिएक्शन सीम्स टू बी, रिएक्शन इज कंटिन्यूअस, रिएक्शन इज कंटिन्यूअस बट नो प्रोग्रेस, कोई भी प्रोग्रेस हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, सीम्स टू बी स्टॉप्ड, ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गई है। ठीक है, अच्छा अगर इसमें हम कैटलिस्ट डालें तो कैटलिस्ट का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है भाई। बात समझ आई है? जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो
रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देते हैं, वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, उसे पॉइजनिंग ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, क्यों नहीं होता है भाई? ये तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी उतनी तेजी से बढ़ाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी उतनी तेजी से बढ़ाएगा। मतलब हम लोग जब बुक्स फेंक रहे थे, तो ऐसा मान लो कि आपने वीडियो बना दिया उसका, अब उस वीडियो को 2x या 3x पर आपने चलाया, तो वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो हम लोग का जो रेट था, जो इक्विलिब्रियम था, वो इक्विलिब्रियम बस जल्दी आ गया कि नहीं आ गया? जब आपने बहुत तेजी से चलाया तो जल्दी आ गया। या ये मान लो कि हम लोग ये बुक्स फेंक रहे थे, अब आपने एनर्जी ड्रिंक लाकर बीच में रख दिया, अब दोनों ने ही पी लिया, तो दोनों जल्दी जल्दी फेंकने लगे, दोनों का ही रेट बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? जल्दी तो आ जाएगा। ठीक है ना? तो कैटलिस्ट का वही काम रहता है, एज rate of forward reaction and rate of backward reaction increases to same extent, तो फिर क्या, इससे क्या असर पड़ेगा कैटलिस्ट से? इक्विलिब्रियम रीचेस अर्लियर, बस इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? नहीं आई है? क्लियर है? अब देखते हैं इक्विलिब्रियम फिर से हमारा दो टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का इक्विलिब्रियम होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और एक होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो जब सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट सेम फेज में होते हैं, व्हेन all the reactants and products are in same phase, जब सेम फेज में होते हैं, फेज समझ गए हैं? या तो सारे के सारे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, वैसे सॉलिड को लिया नहीं जाता इसमें, अभी मैं आपको बताऊंगा ये बात। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया N2 + 3H2, हेवस प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, गिव्स 2NH3। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। एंड व्हेन एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज इन डिफरेंट फेज, कोई भी एक अगर डिफरेंट फेज में मौजूद है तो हम उसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया CaCO3 और हमने इसे हीट कर दिया, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में डूबता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डूबता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाती है, तो फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगी? तो हम इसे क्लोज्ड वेसल में करें, क्लोज सिस्टम में करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उड़ेगी, तो ये वापस इस डायरेक्शन में भी जाती है ये रिएक्शन। ठीक है, तो हमें ये मालूम है क्या है, ये सॉलिड है, और ये भी क्या है? सॉलिड है, और ये क्या बन गया? गैसियस बन गया। बात समझ आ रही है? तो इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम आएगा उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के अंदर ही होता है, हमारे नेचर में सभी जगह इक्विलिब्रियम होता है। आप चाय गर्म करके लेकर आए, आपने रख दी, उसे गर्म थी, धीमे धीमे ठंडी होने लगी, टेम्परेचर चेंज होने लगा, ठंडी होते होते क्या बर्फ जम जाएगी?
नहीं, रूम टेम्परेचर पर आएगी, रूम टेम्परेचर पर आएगी और उसके बाद में उसका टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा। अच्छा, उसका कलर भी चेंज होता जाता है जैसे जैसे ठंडी होती है चाय, फिर कलर भी चेंज होना बंद हो जाएगा, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया और उसका रूम टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ गया। हमने किसी ठंडी चीज को रखा, वो चीज गर्म हो जाएगी, क्या खोलने लगेगी? नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई बॉईल तो नहीं करने लगेगी, जैसे अगर हमने पानी रखा तो कोई बॉईल नहीं करने लगेगा इस टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि हाँ भैया उसका इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो और जैसे हमने सपोज करो यहां पर लिया और आपके ऊपर मैंने कोई एक परफ्यूम लगा दिया, तो अगर आपके ऊपर परफ्यूम लगा दिया तो क्या जिंदगी भर इसकी स्मेल रहेगी? कल लौट कर आओगे गायब हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो एयर है वो उसे क्या कर रही है, इक्विलिब्रियम में लेकर आ रही है, इस स्मेल को इतना फैला रही है, इतना स्प्रेड कर रही है कि सभी जगह एक सी स्मेल हो जाती है और वो आपकी स्मेल नेग्लिजिबल होगी, ना के बराबर, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम की फिनोमेना नेचर में नहीं होती तो सोचो क्या होता। भोपाल में हमने देखा था मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो केस हुआ था, जो यहाँ पर बहुत कसके जहरीली गैस निकली थी, रेलवे मैन अभी वो आई थी ना, एक नेटफ्लिक्स पर मूवी आई थी, है ना। तो सोचो अगर वहां पर एक बार गैस निकली तो वो हमेशा वहीं वहीं बनी रहती, वो चीज रहने लायक नहीं बचती, कहीं चूहा मर गया या कोई जानवर मर गया, वहां स्मेल बस गई, तो वो स्मेल कभी निकलेगी नहीं अगर इक्विलिब्रियम नहीं हो, ठीक है। आपने जहर लिया, आपने जहर लेकर नदी के अंदर डाल दिया, अब मालूम पड़ा अगर वो पूरे में स्प्रेड नहीं हुआ तो वो किसी ना किसी के हिस्से में जाएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन वहां पर वो क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, डायल्यूशन हो जा रहा है, पूरी चीज स्प्रेड हो जा रही है, स्प्रेड हो जा रही है ना। तो ऐसे करके इक्विलिब्रियम हमारे नेचर में हर चीज में पाया जाता है। आप किसी भी चीज को रखते हो, अगर वह गिर गई या कुछ भी हुआ, ठीक है, आपने एक लोटे को लिया, लोटे को लेके आपने उसे कहते ही हम लोटा, हमने उसे घुमा दिया तो वो लोटने लगता है, और एक वो पोजीशन फाइंड आउट करता है जब वो इक्विलिब्रियम मिला लेता है, सारे फोर्सेस के साथ में इक्विलिब्रियम मिला लेता है और फिर वो शांत हो जाता है ना। थाली नीचे गिरती है, छन करने लगती है, पर थोड़ी देर बाद में इक्विलिब्रियम मिल जाता है, सही हो जाती है। समझ में आई बात नहीं आई? तो इक्विलिब्रियम नेचर में सब चीजों में पाया, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक समझना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसे अब हम लोग समझेंगे कल।